हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी। आज अपन जो बुक पढ़ रहे हैं वो क्लास 12th ज्योग्राफी की पुस्तक पढ़ रहे हैं अपन, जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें चैप्टर फर्स्ट अपन ने पढ़ा, चैप्टर सेकंड पढ़ा और आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड की। दोस्तों अगर आपने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को सुचारू कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं अध्याय थर्ड, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं मानव विकास किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विकास किसे कहते हैं। विकास मीन्स होता है गुणात्मक परिवर्तन। किसी भी क्षेत्र में या किसी भी पार्ट में या किसी भी वर्ग में, किसी भी भाग में अगर कोई गुणात्मक चेंजेज आता है, गुणात्मक बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तो उसे अपन विकास कहते हैं। दूसरी ओर वृद्धि दूसरा शब्द है, जिसे अपन कहेंगे अगर मात्रात्मक परिवर्तन आता है तो उसे अपन वृद्धि कह सकते हैं। मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ फैसिलिटीज जो है, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है, वो भी बढ़ रही है, तो अपन कह सकेंगे कि विकास और वृद्धि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दूसरे शब्दों में अगर अपन बोले कि उसी क्षेत्र में पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो नहीं बढ़ पा रही है, तो उसे अपन विकासहीन वृद्धि कहेंगे। तो दोस्तों विकास आप समझ गए होंगे, किसी भी क्षेत्र, किसी भी वर्ग या किसी भी भाग में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे अपन चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, तो उसमें एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि विकास क्या है। दोस्तों इस कहानी में बताया गया है कि उत्तराखंड में एक लड़की रहती है जिसका नाम है रेखा। एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है और गरीब परिवार से रहने की वजह से वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती। उसके भाई विद्यालय जाते हैं लेकिन वो घर पे ही रहकर अपने परिवार के या अपनी माँ के काम में हाथ बटाती है। जब उसकी शादी कर दी जाती है तो शादी के थोड़े दिनों बाद में ही वो विधवा हो जाती है, यानी कि उसके पति मर जाते हैं। और जब उसके पति मर जाते हैं तो उसकी उपेक्षाएं की जाती है, उसे नेग्लेक्ट किया जाता है। जब उसकी उपेक्षाएं की जाती है तो वो एक पूरी तरीके से परेशान हो जाती है और जब परेशान होती है तो उसका भाई जो है, जो दिल्ली में रहता था, उसने इसे दिल्ली में प्रवास करने के लिए इसको सहयोग करता है। जब ये छोटे से गांव में रहती थी, एक गरीब परिवार में रहती थी, तो इसने कभी ट्रेवल्स भी जल्दी से नहीं किया था, यात्राएं भी नहीं की थी। तो इसने पहली बार बस, ट्रेन की यात्रा की और जब इसने दिल्ली जब पहुंची तो इसने देखा कि वहाँ पर चमचमाती इमारतें हैं, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बहुत सारे सिनेमा घर, आधुनिक फैसिलिटीज जो है वो है। तो वो इन सब यानी कि उस शहर की चकाचौंध से मोहित हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। लेकिन दूसरे ही पल वह देखती है कि उसी शहर में सड़क के किनारों पर बच्चे जो है भीख मांगते हैं, गरीबी है, बहुत सारे लोगों के पास में आवास नहीं है, लोग फुटपाथ पर सोते हैं। तो फिर उसे दूसरी तरफ ये चीज़ें दिखाई देती है और एक तरफ बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखाई देती है। तो जब वो देखती है कि जब उसे शहर अट्रैक्ट कर रहे हैं उन अच्छी चीज़ों से, तो वो उन दूसरी चीज़ों को देखकर मायूस हो जाती है। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि विकास मीन्स है क्या। क्या विकास एक वर्ग को साथ देता है और दूसरे वर्ग को साथ नहीं देता। पहला स्टार्ट होता है अपना पॉइंट, क्या विकास वर्ग पक्षपाती है। क्या विकास किसी एक वर्ग को सहायता देता है और दूसरे वर्ग की उपेक्षा करता है। दोस्तों अगर अपन देखें तो विकास एक यूरोपीय केंद्रित विचारधारा है, क्योंकि यूरोप में जो है सभी लोगों का समान रूप से विकास है, सब लोगों का जीवन स्तर हाई है, लोग उच्च जीवन स्तर का जीवन जीते हैं। लेकिन अगर भारत जैसे देश की बात करें तो भारत में विकास जो है वो अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं और वंचनाओं का मिलाजुला थैला है। दोस्तों उपेक्षाओं और वंचनाओं का मिलाजुला थैला कैसा है, जैसे कि रेखा ने देखा कि उसी शहर में अमीरी है, उसी शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उसी शहर में लग्जरियस जो फैसिलिटीज है वो है, कई प्रकार की आधुनिक मॉडर्न गाड़ियां उसको देखने को मिलती है। लेकिन उसी शहर में दूसरी तरफ भिखारी भी दिखते हैं उसको, छोटे छोटे बच्चे जो शिक्षा न लेकर सड़क पर भीख मांगते दिखाई देते हैं। इसके अलावा गरीबी है, लोग फुटपाथ पर सोते हैं। दोस्तों एक सर्वे के आधार पर बताया जाता है कि मुंबई जो शहर है, भारत का जो मुंबई शहर है, उसकी लगभग 60% जनसंख्या फुटपाथ पर या फिर रैन बसेरों में रात बिताती है।
आधे से ज़्यादा जनसंख्या के पास में आवास नहीं है इतने बड़े महानगर में, मेट्रो सिटी में। तो अपन कह सकते हैं कि भारत में जो है वो विकास एक सामाजिक न्याय वाला विकास नहीं है, सभी के लिए समान अवसर वाला विकास नहीं है। भारत में विकास एक तरफ कुछ वर्ग को पक्षपात यानी कुछ वर्ग को अवसर प्रदान करता है और दूसरी तरफ कुछ वर्ग को उपेक्षाएं करता है, उसकी वंचनाएं करता है, उसे गरीब से और गरीब बनाता जाता है। तो देखो पहला पॉइंट आपको ये समझ में आ गया, क्या विकास वर्ग पक्षपाती है? अगर भारत के अकॉर्डिंग अपन देखें तो विकास भारत में वर्ग पक्षपाती है, क्योंकि एक वर्ग को इसने अवसर प्रदान किए हैं और एक वर्ग की इसने उपेक्षाएं की है। दूसरा पॉइंट आता है, देखो हाँ, जहां तक अपन ने अभी देखा कि विकास से तात्पर्य क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, वह अपने विकल्प चुनने में स्वतंत्र हो, रहने में स्वतंत्र हो, दूसरा उसे अवकाश मिले, छुट्टियां बिताए, उसका जीवन स्तर उच्च हो, उसे आधुनिक भौतिक सुख सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान मिले, उसे शिक्षा मिले, उसे चिकित्सा मिले, उसे सामाजिक न्याय मिले। लेकिन भारत में सभी व्यक्तियों के साथ में ऐसा नहीं है। आप इसे बेटर तरीके से समझ गए होंगे, मैं बार बार इसी को समझा रहा हूं। तीसरा फिर आता है, क्या इसे यूरोप केंद्रित विकास कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यूरोप के सभी लोगों का जीवन स्तर हाई है, सभी लोगों को समान रूप से अवसर मिलते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं और वंचनाओं का मिला जुला थैला है, जो अभी अपन ने डिस्कस किया। अगर अपन देखें कि भारत में एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया के, विश्व के अमीर लोगों में गिने जाते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं भारत में जिनके पास में 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता। तो अपन कह सकते हैं कि भारत में जो विकास है, एक तरफ अवसर है, दूसरी तरफ उपेक्षाएं हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, सामाजिक न्याय उनको नहीं मिल पाती। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन ये होगा कि भारत में विकास जो है अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं और वंचनाओं का मिला जुला थैला है, स्पष्ट करो। तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। देखो एक तरफ भारत में महानगरीय सुख सुविधाएं हैं, तो दूसरी तरफ वही गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा है। ये सब चीजें अपन मैं बार बार बता रहा हूं आपको। फिर देखते हैं तीसरा पॉइंट, विकास जो है उसने अपने पारिस्थितिकी संतुलन को भी प्रभावित किया है, अपने पर्यावरण को भी प्रदूषित किया है। लोग उपभोगवादी होते जा रहे हैं। आधुनिक जीवन जीने के चक्कर में लोग कई प्रकार से पर्यावरण का नुकसान करते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए, देखो विकास की अगर अपन डेफिनेशन रखें तो विकास का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, ये विकास होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो होता है कि अगर उद्योगों की स्थापना होगी, अगर उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होगा तो पर्यावरण का विनाश भी ज्यादा से ज्यादा होगा, पर्यावरण का प्रदूषण भी ज्यादा से ज्यादा होगा। समझ रहे हो आप लोग? तो पर्यावरण प्रदूषण का भी कारण बनता है क्या? विकास। और भारत जैसे देश में ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर है। कई प्रकार की झुग्गी बस्तियां, गंदी बस्तियां, स्लम्स का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ चमचमाती इमारतें हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि विकास जो है उपेक्षाओं और वंचनाओं का मिला जुला थैला है। पर्यावरण प्रदूषण होने की वजह से कई प्रकार की बीमारियों का जो सामना करना पड़ता है और मुख्य रूप से गरीबों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि गरीब जो होते हैं वो अपनी चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती, अफोर्ड नहीं कर पाते, वो जो एक्सपेंसिव है, जो खर्चा है शिक्षा संबंधी या चिकित्सा संबंधी खर्चा वो वहन नहीं कर पाते। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करता है? गरीबों को करता है। अब अपन देखते हैं कि भारत में जो गरीब है उनके सामर्थ्य में गिरावट के कारण क्या है, गरीबों के सामर्थ्य में गिरावट क्यों है, गरीबों को अवसर क्यों नहीं मिल पा रहे, वो जो है गरीब से और गरीब क्यों होते जा रहे हैं। कारण ये है, पहला कारण तो यह है दुर्लभ होते सामाजिक बंधन। दोस्तों सामाजिक न्याय उनको नहीं मिल पा रही है, समाज में उनको बराबरी का हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। भारत जैसे देश में कई प्रकार के भेदभाव किए जाते हैं, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कई तरीके के भेदभाव भारत में किए जाते हैं। तो एक तो दुर्लभ होते सामाजिक बंधन, दूसरा कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। अगर विकास तेजी से होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा, औद्योगिकरण ज्यादा से ज्यादा होगा, तो वो प्रदूषण का कारण भी बनेगा। तो दूसरा कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। और पर्यावरण प्रदूषण होने की वजह से कई प्रकार की बीमारियां जो है वो उनका सामना करना पड़ेगा, और बीमारियां अगर बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा? गरीब लोग।
तो अपन यही देख रहे हैं कि गरीबों के सामर्थ्य में गिरावट क्यों आ रही है। तो पहला तो सामाजिक न्याय न मिल पाना, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण का बढ़ना, और तीसरा है बढ़ती बीमारियां और दुर्घटनाएं। अगर दुर्घटनाएं भी होती है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो गरीबों को ही होता है, क्योंकि गरीब जो होते हैं वो अपनी चिकित्सा संबंधी या अपने उपचार संबंधी जो है जो खर्चे हैं वो वहन नहीं कर पाते। अब इन सब पूरी डिटेल्स को अपन देखकर अपन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि विकास एक सामाजिक अन्याय, विकास जो है वो सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरण प्रदूषण, इसके साथ में खुद को नहीं जोड़ पाया। अगर भारत की बात करें तो भारत में विकास, सामाजिक अन्याय, पर्यावरण प्रदूषण और इसके अलावा जो सामाजिक न्याय है या प्रादेशिक असंतुलन है उसके साथ में खुद को नहीं जोड़ पाया। जबकि दूसरा हुआ क्या है, हुआ यह है दोस्तों कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, जैसे जैसे विकास हुआ है भारत में, दो प्रदेशों के बीच में असंतुलन उत्पन्न हो गया। एक प्रदेश अमीर से और अमीर होता गया, दूसरा प्रदेश गरीब से और गरीब होता गया। किसकी वजह से? जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे विकास हुआ, समाज में जो है वो अन्याय बढ़ता गया। एक पक्ष अमीर, दूसरा पक्ष गरीब होता गया। जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन होता गया, पर्यावरण प्रदूषण होता गया। क्योंकि विकास होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, इंडस्ट्री उद्योगीकरण ज्यादा होगा, परिवहन ज्यादा चलेगा। तो ये जब ज्यादा चलेंगे तो क्या होगा? पोल्यूशन ज्यादा होगा, पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि विकास भारत जैसे देश के लिए एक ऐसी विचारधारा है, ऐसी विचारधारा बनी हुई है जिसमें कुछ लोगों का पक्ष लेता है और कुछ लोगों के साथ उपेक्षाएं की जाती है। तो आगे अपन बच्चों आगे अपन देखते हैं कि किस तरीके से फिर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है, सब देशों की रिपोर्ट तैयार की जाती है और उनको रैंकिंग दी जाती है। इसके अलावा क्या क्या जो है विकास में क्या क्या परिभाषा में क्या क्या परिवर्तन किया गया, क्या क्या चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए। तो दोस्तों पहली जो मानव विकास सूचकांक है, पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो निकाली गई वो 1990 में निकाली गई। 1990 में पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई और UNDP ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNO की एक संस्था है UNDP जो प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है। और पहली जो मानव विकास रिपोर्ट है इसने 1990 में प्रकाशित की, उसके बाद में प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट प्रकाशित करती आ रही है। इसने कुछ अपने मानव विकास रिपोर्ट निकालने के लिए जो कुछ सूचकांक काम में लेती है, उन सूचकांकों में कुछ बदलाव भी करती रहती है। जैसे कि 1993 में इसने जो 1993 की रिपोर्ट है उसका मुख्य आधार माना था लोकतंत्र और सशक्तिकरण। लोकतंत्र जिसे आप जानते होंगे डेमोक्रेसी, जिसमें प्रजा का शासन होता है, प्रजा के द्वारा चुना हुआ जो शासक है वही व्यक्ति शासन करता है। दूसरा इसने अपनाया सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मतलब लोगों को विकल्प चुनने की क्षमताएं, लोगों में विकल्प चुनने की क्षमताएं कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति उच्च सैलरी पाना चाहता है, कोई व्यक्ति शिक्षा पाना चाहता है, कोई व्यक्ति चिकित्सा पाना चाहता है। ये सब उसके विकल्प है और इन विकल्पों को चुनने में उसमें वो क्षमता हो। और वो एबिलिटी कब आएगी? जब व्यक्ति सशक्त होगा। और वो कब होगा? जब व्यक्ति को एजुकेशन प्रोवाइड होगी, शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो तीसरी जो मानव विकास रिपोर्ट है उसमें दो बातें मुख्य रूप से इसने बताई कि देश में लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, साथ ही लोगों में सशक्तिकरण भी होने चाहिए, यानी कि अपने विकल्प चुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसी रिपोर्ट में इसने कहा कि विकास को लोगों के केंद्र में रखकर बुना चाहिए। जो विकास तैयार किया जाता है, जो डेवलपमेंट किया जाता है, किसी भी देश का विकास जो किया जाता है उसको लोगों के केंद्र में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। अर्थात उस विकास के केंद्र बिंदु कौन होने चाहिए? लोग, यानी कि सभी लोगों को सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, राजनीतिक स्वतंत्रताएं, सामाजिक स्वतंत्रताएं, आर्थिक स्वतंत्रताएं, ये सब उसमें होनी चाहिए। अर्थात विकास मीन्स लोगों का विकास होना, यानी कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना चाहिए, न कि लोगों के केंद्र में विकास, यानी कि लोगों के बीच में विकास को रखकर नहीं बुना जाना चाहिए। यानी कि विकास
इसका कहने का तात्पर्य यह है कि विकास वो होगा जिसमें लोगों को नजर में रखकर, उनकी बातों को ध्यान में रखकर, उनमें सामाजिक न्याय की भावना, आर्थिक न्याय की भावना, प्रादेशिक विषमताओं को दूर करके तैयार किया गया विकास ही मानव विकास होगा। और ये 1993 की रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया। दोस्तों इसके बाद में 1993 के बाद में जो विकास की परिभाषा बदली वो कुछ इस तरीके से हो गई कि देखो, मानव विकास की परिभाषा जो वर्तमान में काम में ली जाती है और जो 1993 के बाद में चेंज हुई, वो परिभाषा थी स्वस्थ भौतिक। स्वस्थ भौतिक मतलब पर्यावरण जो है वो क्या हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो, यानी कि अपना भौतिक जो आवरण है मीन्स पर्यावरण वो स्वस्थ हो। इसके साथ में व्यक्ति की आर्थिक, यानी कि व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय या व्यक्ति की इनकम ज्यादा हो, उच्च हो, तो और वो समान भी हो, यानी कि किसी तरीके से ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति की आय बहुत ज्यादा है, दूसरे व्यक्ति की आय बहुत कम है। तो आर्थिक स्वतंत्रताएं हो, सामाजिक न्याय स्थापित हो, लोगों में किसी भी तरीके का भेदभाव, अन्याय ना हो। इसके अलावा राजनीतिक स्वतंत्रताएं भी उपलब्ध हो। इसके साथ साथ इन विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार करना, लोगों के अवसरों में, विकल्पों में विस्तार करना, लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा विकल्प हो। व्यक्ति अगर कोई भी काम करना चाहे या व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाना चाहे तो उसके सामने बहुत सारे विकल्प हो। यह नहीं कि व्यक्ति पूरी तरीके से विकल्प उपलब्ध न होने की वजह से निराश होकर बैठ जाए और गरीबी के दुष्चक्र में फंस के जल्द ही अपना जीवन त्याग दे, ऐसा ना हो। तो मीन्स ये है कि लोगों के विकल्पों में विस्तार हो, साथ ही उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और अवसरों में भी वृद्धि हो, अवसरों के विकल्पों में भी वृद्धि हो। वही क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, मानव विकास होगा। दोबारा से देखते हैं। स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध हो, मानव के आर्थिक, मानव के सामाजिक, मानव के राजनीतिक जो है विकल्पों में विस्तार हो उनका, व्यक्ति की स्वतंत्रताएं हो, व्यक्ति को शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आधारभूत सुविधाएं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, शुद्ध पेयजल, शुद्ध हवा, इसके अलावा उसके विकल्पों में भी वृद्धि हो, उसके जो विकल्प है, जो अवसर है उसमें भी बढ़ोतरी हो। वही क्या होगा, मानव विकास होगा। शॉर्ट में अपन परिभाषा ये दे सकते हैं कि मानव के भौतिक पर्यावरण, शुद्ध भौतिक पर्यावरण से लेकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकल्पों में वृद्धि के साथ साथ स्वतंत्रताएं, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य जो आधारभूत विकल्प है उनमें वृद्धि होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, मानव विकास कहलाता है। देखो, रटने की जरूरत नहीं है, दोबारा से देखो मानव के कौन कौन से विकल्प सही होने चाहिए। तो मानव विकास का मतलब होता है मानव का चहुमुखी विकास, हर तरीके से मानव का विकास। उसे शुद्ध पर्यावरण भी मिले, राजनीति में उसे स्वतंत्रताएं हो, सामाजिक न्याय उसे मिले, आर्थिक संपन्नता उसे मिले, स्वतंत्रताएं उसे मिले, उसे शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, स्वच्छ पेयजल मिले और आवास, कपड़ा, रोटी मिले। वही क्या होता है, मानव विकास होता है। ओके दोस्तों, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया क्या होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, मानव विकास है क्या। एक चीज आपको याद रखनी है, मानव विकास सूचकांक जिसे शॉर्ट में HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये पहली बार प्रकाशित हुआ था 1990 में और उसके बाद प्रत्येक वर्ष इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है और उन सभी देशों को उनके मानव विकास स्कोर के आधार पर कोटि क्रम में बांटा जाता है, यानी कि उनको क्रम में रखा जाता है। और ये पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1990 में। और ये प्रकाशित कौन करता है, ये प्रकाशित करता है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी जिसे शॉर्ट में कहते हैं UNDP, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हर साल ये प्रकाशित करती है ये रिपोर्ट। इसका जो स्कोर होता है, जो मानव स्कोर होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। सभी देशों का जो मानव विकास स्कोर तैयार किया जाता है वो 0 से 1 के बीच में किया जाता है। जो देश 0 के जितना पास में होगा वो उतना ही पिछड़ा हुआ होगा और जो 1 के पास में होगा वो उतना ही विकसित होगा, उसका मानव विकास उतना ही ज्यादा होगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 2 देश है, एक है आपका कै और दूसरा है खै। एक देश का मानव विकास सूचकांक है 0.663 और एक देश का मानव विकास सूचकांक है 0.963।
तो दोस्तों एक के पास में कौन सा है, यानी कि इस एक के पास में कौन सा है, ये वाला देश है। तो किस देश का मानव विकास सूचकांक ज्यादा हुआ, इस देश का। किस देश की तुलना में, इस देश की तुलना में इसका मानव विकास सूचकांक ज्यादा हुआ। ये दोस्तों अपन ने मानव विकास सूचकांक की बात की। अब अपन देखते हैं भारत में मानव विकास सूचकांक। भारत में भी जैसे विश्व में यूएनओ जो मानव विकास सूचकांक तैयार करता है, उसी तरीके से भारत में भी भारत की जो योजना आयोग है वो मानव विकास स्कोर तैयार करता है और प्रत्येक राज्यों को उनके स्कोर के आधार पर बांटता है, और इसकी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आई होप मैं आपको बेटर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी समझ में आ रहा होगा। और बने रहिए मेरे साथ में कंटिन्यू स्टडी के लिए, रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।